ओके। तो हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्फॉर्मर्स पढ़े, वो सॉरी, जो स्टेबिलिटी पढ़ी थी रिंग की, उसको सबसे पहले साइंटिस्ट ने दिखाया था फिर सर से आपकी वॉइस फिर नहीं ने। आ रही। तो रिकॉर्डिंग देखिए, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जिसे हम बोलते हैं, है ना, कंबर्शन थ्योरी। कंबर्शन थ्योरी, ठीक है। तो कंबर्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वह किसी मॉलिक्यूल को कंबर करने पर रिलीज एनर्जी कंबर्शन एनर्जी होती है। नहीं, तो डेल्टा एच जो कंबर्शन होता है, डेल्टा एच कंबर्शन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, सही बात भी है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एच कंबर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज व्हाट, सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, तो हमने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को, साइक्लिक कंपाउंड को हमने कंबर्स करना शुरू कर दिया। अब देखना, जो भी डाटा वगैरह है, डाटा वगैरह याद नहीं करना है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। आप बस फोकस करिएगा कि ना कैसे हमने स्टेबिलिटी को डिफाइन कर लिया। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास कौन कौन से कंपाउंड है, ठीक है ना, कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक। दूसरा पॉइंट है मेरे पास में डेल्टा एच कंबर्शन, डेल्टा एच कंबर्शन, डेल्टा एच कंबर्शन किस में लिखूंगा, किलो जूल पर मोल की टर्म में। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, क्योंकि यार जिसने कंबर्स किया होगा उसने डाटा निकाला होगा कितना आता है। फिर क्या करना है मुझे, वो कंबर्सन पर CS2 पे निकालना है, डेल्टा एच कंबर्शन पर CS2, और फिर मैं यहीं से कैलकुलेट करूंगा रिंग स्ट्रेंथ को, रिंग स्ट्रेंथ या एंगल स्ट्रेंथ, एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने दो बातें पहले ऊपर बता दी, फिर से बता दे रहा हूँ कि है ना, डेल्टा एच सब ज़्यादा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ने से, और वो कम हो जाएगा अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, गेम यहीं से खेला गया पूरा का पूरा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि मेरे पास सबसे पहला मॉलिक्यूल्स है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। पहले इनकी बात करते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 हैं। साइक्लोब्यूटेन में 4 हैं, साइक्लोपेंटेन में 5 हैं, और साइक्लोहेक्सेन में 6 हैं। अब चाहो तो और बात करोगे तो साइक्लोहेक्सेन में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बना लेते हैं साइक्लोहेक्सेन भी। तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, उसका हीट ऑफ कंबर्सन क्या आना है, ज़्यादा आना है, ये तो फैक्ट है। तो हमने कहा जो साइक्लोप्रोपेन का हीट ऑफ कंबर्शन है वो अप्रॉक्स होता है 2091, जो साइक्लोब्यूटेन का होता है वो होता है 2744, इसका होता है 3320, इसका होता है 3952, और इसका होता है 4634।
7। ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब मैंने भी याद नहीं किया है, ये है ना, पता है अपने को, ये गिवन होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गिवन था। क्योंकि अपने को तो ये याद करना है ना कौन स्टेबल है, डाटा थोड़ी याद करना है। तो ये इनका हीट ऑफ कंबर्सन है। ऑब्वियसली देखिए, पहले 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 6 कार्बन, फिर 7 कार्बन, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़े हमारे पास एनर्जी बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि हीट ऑफ कंबर्सन पर CH2 क्या है। तो बताओ, अगर मैं पर CH2 की बात करूँ तो क्या 2091 डिवाइडेड बाई कितने CH2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, बोलो ऐसा नो। तो बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 697। बताओ यहाँ पर 2744 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 686। बताओ 3320 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना आ गया, 664। बताओ 3952 डिवाइडेड बाई 6 कितनी वैल्यू आ गई, 65658। कितनी वैल्यू आ गई, 658। और 4637 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 662.5। अब यार एक चीज चेक करो, यहीं पर चेक करो कि सबसे कम डेल्टा एच कंबर्शन पर CH2 मॉलिक्यूल्स किस में आया है, बताओ। 658 658। और 658 कौन था, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो यानी कि अगर डेल्टा एच कंबर्सन पर CH2 मॉलिक्यूल सबसे कम आया है, तो क्या इस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा एच अगर कम आ गया है ना, डेल्टा भाई बोला क्या गया था कि डेल्टा एच कंबर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, तो वो बात तो सही थी, है ना। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में क्या हुआ कि जब पर CH2 निकाला गया ना, तो पर CH2 में सबसे कम वैल्यू किसके लिए आ गई, है ना, साइक्लोहेक्सेन के लिए। साइक्लोहेक्सेन। आप समझना ध्यान से। तो ये चेक किया गया कि यानी कि इसका मतलब ये है कि साइक्लोहेक्सेन के पर CH2 की जो हीट ऑफ कंबर्सन है वो कम है, और ऐसा कम तब हो सकता है जब उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इन्होंने इसको रेफरेंस मान लिया, ध्यान समझिएगा, इन्होंने इसको रेफरेंस मान लिया कि यार देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि उसके पर CH2 की एनर्जी सबसे कम है। अब इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने बताया कि साइक्लोप्रोपेन से लेकर के और साइक्लोहेप्टेन तक मॉलिक्यूल्स कितने स्टेबल और कितने अनस्टेबल हैं। तो अब कैलकुलेट करना क्या रह गया है आपको, रिंग स्ट्रेंथ। तो रिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने, इन्होंने क्या कर दिया कि इसकी एनर्जी कितनी थी, 697, और है ना है सबसे कम है ना कितनी निकल रही थी, 658। तो 658 है ना, और जो आएगा उस वो हर एक कार्बन का ये डिफरेंस जो है वो एक CH2 का है, तो साइक्लोप्रोपेन में 3 CH2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। तो बताओ 697 माइनस 658, बताओ बताओ स्ट्रेन कितना आ गया, स्ट्रेन कितना आ गया, बताओ, कैलकुलेट करो जल्दी से, कैलकुलेट करिए बेटा। 117। 117। ऐसे ही मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा, 686 माइनस 658 इंटू बताओ कितना कर दूंगा, 4 इक्वल टू आएगा अप्रॉक्स 112 के आसपास। यहाँ 664 माइनस 658 इंटू बताओ कितना आ गया, 5 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, लगभग 30 एंगल स्ट्रेन है ये। और ये कितना आ जाएगा, 0। और ये कितना आ जाएगा बताइए, अप्रॉक्स 662 माइनस 658.5 इंटू 7 इक्वल टू कितना आ गया, 28 पॉइंट 21 पॉइंट समथिंग, कितना रहा, 21 31.5। 31.5, ठीक है 30। तो आपको समझ आया कि
इस बात से मुझे ये पता लग गया कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल्स कौन है, बताओ? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के बाद किसकी स्टेबिलिटी है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, या अप्रोक्स, है ना? 31 पॉइंट कितना था इसका? 5। 31 5। पॉइंट। तो इसको अपन बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं ताकि ये तुम्हारे आगे तक काम भी आता रहेगा। 31.5। तो साइक्लोहेक्सेन के बाद स्टेबिलिटी किसकी? साइक्लोपेंटेन की। साइक्लोपेंटेन के बाद स्टेबिलिटी किसकी? साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन की। हेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन के बाद स्टेबिलिटी किसकी? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? साइक्लोप्रोपेन। 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 जब तुम 12th क्लास में जाओगे, जब तुम 12th क्लास में पहुंचोगे, है ना, या मैं क्या नाम है, जब तुम्हें है ना रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें है ना रिंग एक्सपेंड करना और रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा कि कब रिंग को खोला ओपन करा जाता है, बड़ा किया जाता है, कब रिंग को स्मॉल किया जाता है। तो यार रिंग क्यों अपने आप को कॉम्पैक्ट, सॉरी, रिंग क्यों अपने आप को है ना एक्सपेंड करेगी, है ना? क्यों? स्ट्रेन है तो 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में जाना चाहेगी, स्टेबिलिटी गेन कर रही है। 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में जाना चाहेगी, और 5 मेंबर रिंग किस में आने चाहेगी? 6 मेंबर रिंग में। तो इस टॉपिक को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। 7 मेंबर रिंग कैसा बनना चाहती है? 6 मेंबर रिंग जैसा। तो 7 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन। तो क्यों? क्योंकि फिजिबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा फिजिबल कौन सी रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, जब तुम एल्डोल पढ़ोगे 12th क्लास का, है ना, एकदम बिल्कुल सेकंड लास्ट चैप्टर, तो एल्डोल एक रिएक्शन होती है। एल्डोल में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर, है ना। जब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होता है तो वहाँ पर भी रिंग फॉर्मेशन की बात करी जाती है। तो वहाँ पर ये लाइन या बोली जाती है कि यार देखो ध्यान से कि सबसे पहले 6 मेंबर रिंग बनाना, 6 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 4 बनाना। अब वहाँ तक जाते जाते बच्चा भूल जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बात तो हमने 11th क्लास में कॉन्फर्मर्स में कंबर्शन थ्योरी से ही समझ लिया ना, यहीं पर ही खत्म कर ली थी हमने बात कि रिंग फिजिबिलिटी सबसे अच्छी किसकी है? 6 मेंबर रिंग की। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कुछ? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं कुछ पॉइंट ऐसे बोल रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है बस केवल। तो बताओ। सर। हाँ बेटा बोलो। सर कोई रिंग डायरेक्टली साइक्लोब्यूटेन से हेक्सेन बन सकती है? कोई रिंग डायरेक्टली साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोहेक्सेन? यस सर। यस। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब कभी भी हम शिफ्टिंग कराते हैं, है ना, रिंग को ओपन कराते हैं, तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं। और उस कंडीशन में पहली कंडीशन ये होती है कि रिंग एक्सपेंड तब करती है जब रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर रिंग के पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंड करती है। और ये स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है ना। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें हम डायरेक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड पे हम लोग ये डायरेक्ट काम नहीं करते हैं। हम हर बार रिंग को एक्सपेंड कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। 4 है तो पहले 5 में लेके आएंगे, फिर 5 है फिर उसको 6 में लेके जाएंगे। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे एक दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास में जिसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं 3 मेंबर रिंग को डायरेक्ट 5 मेंबर रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। 4 मेंबर रिंग को डायरेक्ट 6 मेंबर रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो सिलेबस हम में, हमारे सिलेबस में मतलब वो ऐड नहीं है। ठीक है 2-3 एग्जाम्पल्स आपके पास में से। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इट इज क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। मैंने कहा था कुछ पॉइंट्स बात करते हैं इसके अंदर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको पॉइंट्स पे बहुत फोकस करना है। कोई पॉइंट कंफ्यूज करे तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर। सबसे पहला पॉइंट है लेजर। लेजर, द हीट ऑफ कंबर्शन, द हीट ऑफ कंबर्शन, द हीट ऑफ कंबर्शन per CH2 more will be, more will be the stability। ठीक है भाई। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
cyclohexene is most stable cycloalkanes. तो क्यों? क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन ही कितना है? 0 है. So we take its angle strain 0. ठीक है. Cyclopentane and cycloheptane are equally stable, almost equally stable. Cyclopentane and cycloheptane are equally stable. क्लियर भाई? अब देखो यार, क्या है, थोड़ा सा है ना टेक्निकल चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, है ना. आप इसको है ना, मतलब ऐसे समझिएगा कि है ना, बस ये हमें है ना याद रखना है. इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको. देखो, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल गेम होता है. मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स का साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से निकाला है. वो प्रैक्टिकली प्रूफ्ड चीज़ नहीं है ना हाइब्रिडेशन. तो साइक्लोप्रोपेन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हम एक एक करके सबको समझना भी है. तो साइक्लोप्रोपेन, तो अगर तुम साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हो, तो साइक्लोप्रोपेन में है ना दो तरीके के बॉन्ड होते हैं. देखो ध्यान से, ये साइक्लोप्रोपेन है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन. दिस इज साइक्लोप्रोपेन. अब इसमें दो तरीके के बॉन्ड है, एक एंडोसाइक्लिक और एक एक्सोसाइक्लिक. ये जो बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम एंडोसाइक्लिक. एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स. और ये जो बॉन्ड है, जो सी एच बॉन्ड है इसका, इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक. एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड होते हैं. ठीक है. जो आपके एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, ये वाले. अब यार नो डाउट आपको लगेगा दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड. अब यार अगर ये sp3 है, तो खुद सोचिए ना आप कि sp3 में अगर मैं ये कह दूं कि यार भैया देखो, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है. अगर वो ये 120 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली ये है ना 109 डिग्री 28 मिनट का तो नहीं होगा, और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होगा, क्योंकि sp3 में सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं. तो सारी कहानी एक जैसी तो इसकी नहीं होगी. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया कि हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है. देखो, एंगल से हाइब्रिडेशन निकाला गया है, हाइब्रिडेशन से स्ट्रक्चर और एंगल नहीं निकाला जाता है. तो आप जो मैं बात बोल रहा हूँ समझिए आप. मैंने ये बोला ये बॉन्ड एंगल 120 का है, तो अगर ये बॉन्ड एंगल 120 का है, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल्स का जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है. और अगर ये 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं है, तो यानी कि sp3 हाइब्रिड नहीं है. बहुत है ना शॉर्ट एंड स्वीट बात बता रहा हूँ मैं आपको, बस इतना समझते चले जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि दिस कार्बन this carbon is not
completely sp3 hybrid. Completely sp3 hybridized because it change because it change its hybridization to reduce angle strain. तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, हर कुछ सेकंड बाद अपने आप को बदल देता है, ताकि है ना वो परफेक्टली है ना इस एंगल पे ना रहे। जब वो इस एंगल पे नहीं रहेगा तो एंगल को ऊपर नीचे करने पर खट खट हाइब्रिडेशन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे इसके अंदर, ताकि वो थोड़ा बहुत भी क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल कर पाए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल ये कर नहीं पाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके हाइब्रिडेशन की बात करूं, तो इसके हाइब्रिडेशन में ये जो हाइब्रिडेशन होता है, ये वाला जो हाइब्रिडेशन होता है, जैसे मान लो कि ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला, तो ये जो बॉन्ड है हाइब्रिडेशन का, इस हाइब्रिडेशन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, है ना। या तो ये sp4 की कैटेगरी में रहता है, या ये sp5 की कैटेगरी में रहता है, ठीक है। sp4 sp5 की कैटेगरी में रहता है, परफेक्टली वो नहीं रहता है किसमें, sp3 में नहीं रहता है। अब अगर आपके मॉलिक्यूल्स में है ना हाइब्रिडेशन बदल रहा है, और क्यों बदल रहा है, क्योंकि वो है ना स्ट्रेन फील कर रहा है, तो स्ट्रेन फील करने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो इसका जो नेचर होता है ना, वो दिखने में तो सैचुरेटेड लगता है, लेकिन इसका नेचर जो होता है ना, वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि नोट समझिए इसके अंदर, नोट नंबर फर्स्ट नोट ये है, इंसाइक्लोप्रोपेन इंसाइक्लोप्रोपेन propane, the orbital are not purely hybrid. The orbitals are not purely hybrid. ये प्योरली हाइब्रिड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जो साइक्लोपेंटेन्स प्रोपेन होते हैं, वो दिखने में तो लगते हैं सैचुरेटेड, लेकिन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करते हैं। साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन CH2 and CH2 and C triple bond CH. Cyclopropane, alkene and alkynes. ना react cold KMNO4, ये एक टेस्ट होता है बेयर टेस्ट। तो बेयर टेस्ट जो होता है ना, वो एल्कीन्स एल्काइन देती हैं। तो उसी तरीके से है ना, दैट इज कॉल्ड वन, इसे 1% भी बोल सकते हैं, 1% भी बोल सकते हैं, 1% एल्काइन KMNO4। तो 1% एल्कलाइन है ना, KMNO4 जो होता है ना, उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये है ना हाइड्रोकार्बन में, आप ये रिएक्शन पढ़ लोगे आप, है ना। तो साइक्लोप्रोपेन एल्कीन एंड एल्काइन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMNO4, है ना, गिव्स ब्राउन कलर, गिव्स ब्राउन कलर ऑफ MnO2। तो यार कहाँ एल्कीन और एल्काइन और कहाँ साइक्लोप्रोपेन, तो ये वो टेस्ट भी दे देते हैं। तो यानी कि इसकी कैटेगरी जो होती है ना, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मैच कर जाती है।
तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, ये बेयर टेस्ट देते हैं। अब बेयर टेस्ट जो होता है ना वो आपको हाइड्रोकार्बन में मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि क्योंकि है ना इनके पास पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना कंडीशंस को डिफाइन करते हैं, तो ये इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाता है। तो इट ऑल्सो शो electrophilic addition reactions, electrophilic philic addition reaction, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करता है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो जिनके पास कमी होगी वो जाकर अटैक करेंगे ना। फोर्थ कैटेगरी इट बिहेव लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड गिव द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैंने ऊपर ही बोल दिया, इट बिहेव behaves like alkene and alkynes and give test of unsaturation, test of unsaturation। ठीक है भाई, तो आपको इतनी बातें ध्यान से समझ करके रखनी एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। इन फ्यूचर में इसका ना और भी रोल आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लो ब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन में और साइक्लोपेंटेन में है ना फ्लिपिंग होती रहती है। तो जो साइक्लोब्यूटेन में फ्लिपिंग होती है वो बटरफ्लाई फ्लिपिंग कहते हैं, और जो साइक्लो है ना पेंटेन में फ्लिपिंग होती है उसे एनवलप फ्लिपिंग कहते हैं, ओपन एनवलप फ्लिपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उन दोनों फ्लिपिंग को अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आता हूँ सीधे साइक्लोहेक्सेन पे। नाम बता दिया है मैंने, जो साइक्लोब्यूटेन होता है वो बटरफ्लाई फ्लिपिंग कर लेते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइक्लोब्यूटेन सेकंड नंबर पे है, साइक्लोब्यूटेन में जो फ्लिपिंग होती है वो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई। और जो साइक्लोपेंटेन में फ्लिपिंग होती है, साइक्लोपेंटेन, उसे बोलते हैं ओपन एनवलप फ्लिपिंग, ठीक है ना, ओपन एनवलप। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, वैसे कोई कोई पूछेगा नहीं इसको। बात है इंपॉर्टेंट साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो नेक्स्ट हेडिंग साइक्लोहेक्सेन, यही तो डिटेल से पढ़ना है आपने को, क्योंकि ये स्ट्रेन फ्री मॉलिक्यूल्स है। अब यार देखो, साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना वो क्या है, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स रखता है, जिसमें हम उसके कुछ फॉर्म के बारे में समझना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन के बारे में, मतलब साइक्लोहेक्सेन की जो हम फॉर्म पढ़ते हैं बेसिकली, वो हम दो फॉर्म है ना सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, या यूँ कह लो 3 फॉर्म को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी फॉर्म को डिस्कस करेंगे? साइक्लोहेक्सेन हैव साइक्लोहेक्सेन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ conformers,
कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है ना। और कौन से प्रोजेक्शन से पढ़ेंगे? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ने बताया था इसको। तो सीहॉर्स ने साइक्लोहेक्सेन की जो सबसे स्टेबल फॉर्म बताई थी, जो सबसे स्टेबल फॉर्म बोली थी फर्स्ट, उसको उन्होंने नाम दिया था चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म ये मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। कैसे बनता है ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा। ये दिख रहा है चेयर जैसी स्ट्रक्चर, दिख रही है आपको? बोलो। तो ये होती है सबसे स्टेबल फॉर्म। दोबारा बनाओ उसको, थोड़ा अच्छा से नहीं बन रहा ना। सर S6 की तरह स्ट्रक्चर है। हाँ, S6 की तरह। ये है साइक्लोहेक्सेन। और कौन सी फॉर्म है ये? चेयर फॉर्म है। इसमें एंगल स्ट्रेंथ, एंगल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? 0। इसमें जो टॉरिजनल स्ट्रेन है वो भी क्या रहेगा? 0। और ऑल CH बॉन्ड आर स्टेगर्ड फॉर्म, ऑल CH bonds are in staggered। ये है पहली सर फॉर्म। आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है? और ये तो है एंगल स्ट्रेन और ये टॉरिजनल स्ट्रेन, ठीक है। ठीक है, ध्यान समझिएगा अभी कहानी पूरी। यस सर। तो साइक्लोहेक्सेन की सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है बेटा? चेयर फॉर्म, ठीक है। दूसरी फॉर्म की बात करते हैं। जो सेकंड फॉर्म है उसको हमने नाम दिया है ना, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट। अब ट्विस्ट बोट में क्या होता है कि ट्विस्ट बोट में थोड़ा सा क्या है, इस मॉलिक्यूल्स को मतलब बैंड कर दिया गया है ऐसा। ऐसा ये ट्विस्ट बोट है। मतलब याद ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की तरफ से निकला है इसके, है ना। ये सबसे ज़्यादा, है ना, आपकी अनस्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें एंगल स्ट्रेंथ 0 है, टॉरिजनल स्ट्रेंथ 0 है, लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म, लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। एक और बात बताओ इसके बारे में, ये ही फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की ऑप्टिकली एक्टिव होती है। दिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू नो POS, नो COS एंड नो AAOS। ना तो इसके पास POS होता है, ना COS, ना AOS होता है। तो केवल, है ना, साइक्लोहेक्सेन की ट्विस्ट बोट जो फॉर्म होती है वो कायरल हो जाती है, यानी कि डिसिमेट्रिक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट। अब बात करते हैं बोट फॉर्म की, थर्ड सर वाले की। इसमें 7 कार्बन यस है। सर 7 है। 7 कार्बन नहीं बेटा, फिर आप वही गलती कर रहे हो। यस सर 6 ही है, वहाँ पे क्रॉस में कार्बन नहीं है। हाँ, वो यही तो दिक्कत होती है, वो आप यही तो चीज़ समझ नहीं पाते हो। सर 2 पीक में और 2 सब उसमें अपर और लोअर। ऐसे है ये। अब सुनना है आपको? यस सर।
तो 1 2 3 4 5 और 6 की कहानी ऐसे है। क्लियर? दोबारा बनाओ उसका स्ट्रक्चर यार। ये 3D फिगर्स होती है ना यार, तो इसमें क्या है कि फील लेना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे बैठे रहते हैं अपन लोग क्लास में तो दिक्कत नहीं होती है। अब ठीक है, बोलो। 6 कार्बन दिखाई दे रहा है आपको? बताओ। यस सर। अब ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ट्विस्ट बोर्ड था। अब बात करते हैं बोर्ड फॉर्म की। नेक्स्ट है बोर्ड फॉर्म। तो अगर हम बोर्ड फॉर्म की बात करेंगे, बोर्ड फॉर्म, तो देखो बोर्ड फॉर्म में क्या होता है कि बोर्ड फॉर्म ऐसे दिखाई देता है, दिस वन। इसे बोर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी जो एंगल स्ट्रेन होता है वो तो ज़ीरो होता है, लेकिन जो टॉरिजनल स्ट्रेन होता है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है, हाई हो जाता है। अब हाई क्यों जाता है? कि उसका रीज़न ये है क्योंकि सारे जो बॉन्ड होते हैं ना वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बिकॉज बिकॉज C2C3 एंड C5C6 जो होते हैं, है ना, वो आपके कैसे, ये 1 ये 2 3 4 5 6, तो ये रहा 2 एंड 3 और ये रहा 5 एंड 6। तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के पीछे आ जाती हैं, तो इसीलिए इक्लिप्स्ड फॉर्म में चली जाती हैं। इन इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में आने की वजह से, है ना, गड़बड़ कर देता है पूरा, खेल गड़बड़ रहता है इनका, ठीक है ना। और ध्यान से समझिएगा, अब क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन भी रखे रहते हैं, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन रखा रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं फ्लैग पॉल हाइड्रोजन। जैसे कोई भी, है ना, शिप वगैरह होती हैं तो उनके आगे उनकी कंट्री का फ्लैग लगा होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो इन हाइड्रोजन को हमने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया बताओ? फ्लैग फ्लैग हाइड्रोजन। पोल हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने यहाँ तक का गेम कवर कर लिया। अब सबसे पहले मैं आपको इन स्ट्रक्चर को एक बार मॉडल से दिखा दूँ क्या? यस सर। फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ऑफ रिंग। तो देखो, अगर आप फ्लिपिंग ऑफ रिंग की बात कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर पर, है ना, चेयर फॉर्म, है ना, बोर्ड फॉर्म के अंदर, और बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म में फ्लिप हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा था कि इनको घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। तो इतनी एनर्जी होती है कि साइक्लोहेक्सेन आराम से फ्लिप कर सकता है। तो हम कह सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर चेयर फॉर्म
हाँ, आप किसी भी तरीके से फ्लिप करा सकते हैं, है ना। वो अभी देखिएगा, अभी सारी सारी फॉर्म करा के दिखाऊंगा मैं, है ना। मैंने कहा ना कि आप परेशान मत हुआ करिए, है ना। आप देखते जाइए चेयर फॉर्म, फॉर्म सो फ्लिपिंग। सर फ्लिपिंग की नीड क्यों पड़ी? हाँ, एक सेकेंड, देखो हम फ्लिपिंग की नीड क्यों पड़ी, एक बात बताइए। मान लीजिए कि आप एंड कन्वर्ट इनटू अदर चेयर फॉर्म, अदर चेयर फॉर्म, तो आप अदर चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए अपने आप को। तो एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म पे जा रहे हो, तो बोले सर एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म मतलब क्या कहना चाहते हो आप? देखो ध्यान समझिएगा, अब हाइड्रोजन की पोजीशन बताऊंगा। एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म का मतलब क्या है? ये है पहली चेयर फॉर्म, अरे क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये पहली चेयर फॉर्म है, और दूसरी चेयर फॉर्म ये है। देखो पहले ये फॉर्म ऊपर था, है ना, रेड कलर, और ये ब्लू कलर कहाँ था? नीचे था। बाद में क्या हुआ, जो रेड कलर है वो कहाँ चला गया? नीचे। और ब्लू फॉर्म कहाँ चला गया? ऊपर। दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। बदल गया ना, दो चेयर फॉर्म एक दूसरे में बदल रही है। ये चेयर फॉर्म इसमें चल रही है और ये चेयर फॉर्म इसमें चल रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। अब ये जो फ्लिपिंग होती है ना, इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान समझना, दो तरीके के हाइड्रोजन होते हैं, एक बता रहा हूं मैं रेड कलर से। तो जो रेड कलर से हाइड्रोजन है वो ये वाले हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये रेड कलर के हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको? ठीक है। अच्छा इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन ऊपर कितने हाइड्रोजन नीचे हैं? बताओ थ्री कितने? थ्री थ्री ऊपर थ्री नीचे, सबको थ्री ऊपर यस सर। थ्री नीचे दिखाई दे रहा है? गुड। चलो मैं फिर भी आपको सर्कल करके दिखाता हूँ, ऊपर वाले 1 2 एंड 3, राइट? यही है ना तीन? और क्या ये यस नीचे सर। वाले हैं? 1 2 एंड 3। तो ये जो बॉन्ड दिखाया है ना मैंने, दिस बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन व्हाट, दिस फॉर्म इज नॉन एज व्हाट, एक्सियल फॉर्म। इसको हमने क्या नाम दे दिया बताओ? एक्सियल फॉर्म। एक्सियल फॉर्म। ये एक्सियल फॉर्म है, पढ़ा होगा ना आपने एक्सियल इक्वेटोरियल। यस सर। एक्सियल हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ब्लू कलर वाला, दिस वन। तो ये जो ब्लू कलर का दिखाया है मैंने, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन ऊपर है और कौन सा हाइड्रोजन नीचे है? समझना ध्यान से, मैं दूंगा आंसर, है ना, आप समझ बस बोल दीजिएगा हाँ आपको समझ में आ गया। सर राइट हैंड साइड वाले देखो थ्री। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से जहाँ रेड कलर का मैंने सर्कल बना रखा है वहां से। अगर इसका एच ऊपर है तो क्या ये एच नीचे होगा?
बोलो। यस अगर सर। अच्छा, अगर इसका H नीचे है तो क्या ये वाला H ऊपर वाला है? ब्लैक कलर वाला ऊपर होगा, ग्रीन कलर वाला नीचे लिखूंगा, ठीक है ना? बताओ, इसका H ऊपर है तो क्या ये नीचे होगा? तो क्या इसको ग्रीन कलर से लिखूं? अगर ये H नीचे है तो क्या ये H ऊपर है तो क्या ये ब्लैक वाला लिखूं? ये H ऊपर है तो क्या ये H नीचे, तो क्या इसको ग्रीन कलर से लिखूं? ये H नीचे है तो ये H ऊपर होगा तो क्या इसको ब्लैक कलर से लिखूं? तो 3 ब्लैक दिख गए होंगे और 3 ग्रीन दिख गए होंगे। बताओ दिखा नहीं दिखा? यस सर, दिख गया। और इस हाइड्रोजन को हमने क्या नाम दे रखा, बताओ जरा? इक्विटोरियल हाइड्रोजन। क्या नाम दिया इसको बेटा हमने? इक्विटोरियल। अरे यार मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, बताओ? यस सर। Yes, sir. इक्विटोरियल हाइड्रोजन। तो टोटल इक्विटोरियल हाइड्रोजन कितनी है? अब बात समझना ध्यान से। अब आप आंसर दीजिए फटाफट मुझे। मैं पूछ रहा हूं टोटल इक्विटोरियल हाइड्रोजन कितनी? बोलो। 6. टोटल एक्सियल हाइड्रोजन कितनी? 6. 6। 6। क्या इन 6 में 3 हाइड्रोजन अप के और 3 हाइड्रोजन डाउन के हैं? बोलो। क्या इसमें भी 3 हाइड्रोजन अप के और 3 हाइड्रोजन डाउन के हैं? बोलो बेटा। Yes, sir. क्लियर करो। सर एक बार इक्वेटोरियल बता दीजिए फिर से। देखो, ये बताओ, अब तुम मुझे बताओ पहले, ये वाला जो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला ये अप का है या डाउन का है? पहले मुझे बताओ। ये सर ऊपर है? आप है। ये ऊपर है। Up. अब यार जब ये H ऊपर है तो दूसरा वाला H जो लगाऊंगा वो ऊपर आएगा नीचे आएगा? नीचे. सर नीचे। तो बात खत्म हो गई, ये नीचे वाला हो गया। अच्छा, फिर से बताओ, जो रेड वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन बताओ अप का है या डाउन का है? सर डाउन। अगर ये डाउन का है तो बताओ वो वाला हाइड्रोजन किसका होगा? Up. तो अब बताओ, मेरी बात समझ में आएंगी आपको? हाँ गई sir. खत्म बात। भाई आप थोड़ी देर सोचो मेरी बातों को, ध्यान दो, एकदम फोकस करो। सर इसमें टोटल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन सर अप साइड वाले हैं ना? नहीं, टोटल एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन सारे आप कैसे हो सकते हैं? 3 अप के होंगे और 3 डाउन के होंगे। यस सर, यार समझ गए। यार कौन कौन से अप वाले हैं, कौन कौन से डाउन वाले हैं, हम तुम्हें दिखा दें इक्वेटोरियल में? देखो, देखना ध्यान से जरा एक बार। ये अप वाले बताने हैं ना मुझे, ये डाउन वाले बताओ। बताओ कौन से बताऊँ, अप या डाउन? डाउन बताता हूँ। देखो, ये पहला वाला जो ब्लू हाईलाइटर से दिखाया है, ये डाउन है। एक ये डाउन है और एक ये डाउन है। ये हैं 3 इक्वेटोरियल के, ये 3 हाइड्रोजन डाउन के हैं। और इक्वेटोरियल के ये 3 हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला। अपने आप दिख रहा है यार, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। वैसे दिख रहा है कि कौन इक्वेटोरियल का अप है, कौन इक्वेटोरियल का डाउन डाउन है। नहीं दिखाई दे रही है आपको फॉर्म? बताओ। सर अब आ गया समझ। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ज्यादा टफ तो नहीं Yes. लग रहा ना? बोलो बेटा, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा ना? चलिए, अब और बात समझते हैं हम। इन फ्लिपिंग in flipping in flipping of rings, axial bonds
converted converts into equatorial, equatorial and equatorial equatorial flip flips into axial। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? बोलो। यस सर। अब बात करते हैं कि जो है ना फ्लिपिंग होती है, तो एक फॉर्म फ्लिप जब हम फ्लिप कराते हैं तो ये फ्लिप हो कैसे जाती है, तो फ्लिप कराते कैसे हैं? तो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, है ना, एक चेयर फॉर्म को दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पूरा घुमा के दिखाऊंगा मैं। अभी तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिए, हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट दिखा दिया। अब मैं आपको फ्लिप करके दिखाने जा रहा हूँ, है ना, फ्लिपिंग करने जा रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ चेयर फॉर्म टू न्यूमैन फॉर्म, सॉरी फ्लिपिंग पहले कर लेते हैं, फिर बाद में कन्वर्जन कर लेंगे। नेक्स्ट फ्लिपिंग। फ्लिपिंग करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। फ्लिपिंग, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ ये आ गया ना, तो बस ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा आपका। तो जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म ये थी अपने पास में, ये चेयर फॉर्म है। अब इस चेयर फॉर्म में जो पहला फ्लिप कराया मैंने क्या कराया, ये वाला जो सी है ना ऊपर वाला, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, हल्का सा, है ना। तो जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, ये ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, ऐसे, ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। ये इसको मैं, इसको कहाँ लेके आया हूँ, नीचे की तरफ। ये वाला कार्बन कहाँ लेके आया हूँ मैं, नीचे की तरफ लेके आया हूँ, ऐसा दिखाया हूँ। फिर क्या आया कि धीरे धीरे इसको भी ऊपर उठा रहा हूँ। तो जब इसको ऊपर उठा रहा हूँ तो ये फॉर्म ऐसे दिखाई देगी आपको, ये फॉर्म ऐसे दिखाई देगी आपको। अरे यार, ऐसे ये फॉर्म। फिर क्या होगा, इसके बाद फ्लिप कराओगे तो इस फॉर्म को, जो अब ये तो नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा पूरी तरीके से, और ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। धीरे धीरे इस ऊपर वाले इसको नीचे ला रहे थे, इसको धीरे धीरे कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, ऊपर की तरफ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि, है ना, ये फ्लिप करते हुए, है ना, किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बोर्ड फॉर्म में। फिर बोर्ड फॉर्म से ये वापस से ट्विस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, है ना, हम थोड़ा सा गलत कर गए ना स्ट्रक्चर्स में। सर थर्ड वाला नहीं समझ में है। यार एक्चुअल में क्या है कि स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन है ना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना। रुको एक सेकंड, तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ मैं, इसी को मैं दोबारा बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखना ध्यान से, दोबारा देखो, ये चेयर फॉर्म है, बोलो, ये चेयर फॉर्म है, यस सर। ठीक है ना। इसको तुम थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हो, थोड़ा सा ऊपर लेके आए। तो जब तुम ऊपर लेके गए तो ये ऐसा दिखाई देगा कुछ, ये ऐसा दिखाई देगा, ऊपर लेके जा रहे हो, इसको और ऊपर लेके जा रहे हो। तो जब तुम इसको और ऊपर लेके जा रहे हो ना, तो ही वो ट्विस्ट फॉर्म वाली कंडीशन आती है ना, ये वाली। और जब तुम परफेक्टली इसको ऊपर लेके चले जाओगे, तो
ये वाली फॉर्म में जरा जाएगी। अब बताओ, ऑप्शन में बात कुछ। अब इसको तुम ऊपर लेके जा रहे थे, इस कार्बन को तुम ऊपर लेके जा रहे थे। अब मैं कह रहा हूं अब इस कार्बन को तुम नीचे लेके आओ, तो ये अगेन ऐसे बनेगा। ये फिर क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये तो चला जाएगा नीचे की तरफ और ये आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये है फ्लिपिंग आपकी। इसमें जो पहली फॉर्म है, जो फर्स्ट और लास्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म है, इसको बोलते हैं हाफ चेयर। हाफ चेयर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं बोट फॉर्म। बोलो। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पे अरेंज करूं, है ना, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट में, अगर मैं इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर पर अरेंज करूं तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा चेयर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी हो रही है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद नंबर आता है ट्विस्ट बोट का। ट्विस्ट बोट का, ट्विस्ट बोट के बाद नंबर आता है बोट का, और बोट के बाद नंबर आता है हाफ चेयर का। हाफ चेयर का, ये आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होती है, देन ट्विस्ट बोट, देन बोट, देन हाफ चेयर। इट इज क्लियर। बोलो फिर भैया। स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। एक सेकेंड।